वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट लर्न। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। आज ये तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये सभी बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 है, इसका फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन 1 है खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 संक्षारण से आप क्या समझते हैं? इसके सुरक्षा के दो उपाय लिखिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2-3 क्वेश्चंस और आगे हैं, देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है निस्तापन तथा भार्जन में अंतर बताइए। क्वेश्चन 6 है आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं? इसके गुण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 तन्यता एवं आघात वर्धिता को समझाइए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं क्लास 10 में। तो देखते हैं इसका फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो यहाँ पर खनिज है, खनिज को मिनरल्स कहते हैं और अयस्क को ओर्स। तो खनिज के यहाँ पर चार अंतर दिए गए हैं। खनिज में देखते हैं जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जिन प्राकृतिक पदार्थ में धातु के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। ये इसका डिफिनीशन हो गया। और इसका देखते हैं जिन खनिजों से लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं उन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। जिन खनिजों से लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है? खनिज से अयस्क कहलाता है, खनिजों का अयस्क कहलाता है। खनिज में देखते हैं खनिज में धातु की मात्रा कम होती है और अयस्क में धातु की मात्रा अधिक होती है। यहाँ मात्रा लिखा है, इसे मात्रा कर लीजिएगा। मात्रा अधिक होती है। खनिज में शुद्ध धातु प्राप्त करना कठिन होता है। अयस्क में आसानी से शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये सभी इम्पॉर्टेंट अंतर हैं। आप इसे 4 अंतर भी लिख देंगे तभी आपको इसमें 2-3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। यहाँ पर हेडिंग है मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जब 2 धातु आपस में मिलाकर एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, उसे पिघलाया जाता है तो परस्पर मिलकर एक नई धातु का निर्माण करती हैं जो एक समांग मिश्रण में होती हैं। उसे मिश्र धातु कहा जाता है इस मिश्रण को। आगे देखते हैं क्या है मिश्र धातु। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम। यहाँ पर कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातु है। पहला यहाँ पर क्रम संख्या 1 और 2 है। ये मिश्र धातु है और ये संगठन है किससे मिलकर बना हुआ है और इसका उपयोग है। मिश्र धातु में पहला पीतल हो गया। पीतल एक मिश्र धातु है। ये किससे मिलकर बना है? कॉपर के 70% और जिंक के 30% से मिलकर बना हुआ है। इसका उपयोग क्या है? तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या क्या यूज हुआ है? कॉपर 50%, जिंक यहाँ पर 35%, निकिल 15%। ये 100% मिलकर क्या बना है? जर्मन सिल्वर बना है। और इसका उपयोग क्या है? बर्तन, मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर की 2 मिश्र धातुएं कौन सी हैं? पीतल, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी यहाँ पर हेडिंग हो गया। धातुओं की सक्रियता श्रेणी जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।
धातु की जो क्रियाशीलता सूची है उसमें धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। अथवा धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसे सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी का सारणी दिया गया है। सक्रियता श्रेणी धातुओं के सापेक्ष अपक्रियाशीलता, तो यहाँ पर सबसे अधिक अपक्रियाशील है ऊपर की तरफ, और ये घटती अपक्रियाशील है, और ये नीचे सबसे कम अपक्रियाशील जो हमारा धातु है वो दिया गया है। तो सबसे अधिक अपक्रियाशील क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये अवरोही क्रम में यहाँ पर दिया गया है। जो ऊपर दिया गया है उसकी सबसे अधिक क्रियाशीलता है, और जो बीच में है ये घटती अपक्रियाशील का ये एक दर्शाया गया है, और यहाँ पर Au गोल्ड है। इसी प्रकार रासायनिक श्रेणी को, विद्युत रासायनिक श्रेणी को दर्शाया जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक अपक्रियाशील को ऊपर और सबसे कम को नीचे की तरफ दर्शाया जाता है एरो के माध्यम से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका अनुप्रयोग भी हमें बताना है। तो अनुप्रयोग क्या है इसका? अनुप्रयोग विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अपक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। मतलब जो कई प्रकार के धातु होते हैं उनकी अपक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। ये दोनों इसके अनुप्रयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? इसके सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु का धीरे धीरे नष्ट होना शामिल होता है। यह मुख्य रूप से ऑक्सीजन, नमी और वायु के संपर्क में आने से होता है, जिससे धातु की सतह पर एक परत बन जाती है। एग्जाम्पल है लोहे पर जंग का बनना। जैसे कोई भी पदार्थ हवा, नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, कोई भी लोहा या अन्य पदार्थ जो होते हैं मेटल के, वो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसे संक्षारण कहा जाता है। अब संक्षारण के सुरक्षा के 2 उपाय देखते हैं क्या है। सुरक्षा के उपाय, सुरक्षा इसका किस प्रकार किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? इसमें लोहे या अन्य धातुओं पर जस्ता जिंक की परत चढ़ाई जाती है जो धातु को जंग लगने से बचाती है। यह परत धातु को नमी और ऑक्सीजन से दूर रखती है, इसलिए इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, किसी भी मेटल पर चढ़ाई जा सकती है। दूसरा है रंगाई और तैलीय परत, पेंटिंग एंड ऑयलिंग जिसे कहा जाता है। धातु की सतह पर पेंट या तेल की परत चढ़ाई जाती है जो उसे सीधे वातावरण के संपर्क से बचाती है और संक्षारण को रोकने में सहायक होती है। जैसे कोई भी हमारा मेटल है, जैसे हमारा दरवाज़ा होता है, गेट, उसे पेंट कर दिया जाता है तो वो संक्षारण से बचता है कुछ समय के लिए। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निस्तापन तथा भर्जन में अंतर बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भर्जन कई बार पूछा गया है। भर्जन, निस्तापन, भर्जन, यहाँ पर 5 डिफरेंस दिए गए हैं इन दोनों में, तो देखते हैं ये क्या है डिफरेंस। भर्जन, निस्तापन, यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। भर्जन, यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। ये सल्फाइड के लिए, ये कार्बोनेट के लिए। इस विधि में अयस्क को वायु में गर्म किया जाता है। इस विधि में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर इसे वायु में गर्म किया जाता है और इसे वायु की अनुपस्थिति में। खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करना कठिन होता है। अयस्क से आसानी से शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। इसमें SO गैस उत्पन्न होती है, SO, और इसमें CO गैस उत्पन्न होती है। इसका रिएक्शन एक है 2ZnS जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर 2ZnO जिंक ऑक्साइड बनता है, और ये SO2 क्या है यहाँ पर, ये है हमारा सल्फाइड प्राप्त होता है।
और यहाँ पर इसमें का रिएक्शन है निस्तापन का ZnCO3, जिंक कार्बोनेट का रिएक्शन कराया जाता है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बोनेट एस्क प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये विभाजन और निस्तापन में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं? इसके गुण लिखिए। आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों आयन होते हैं। इस यौगिक में प्रबल आकर्षण बल आयनों के बीच होता है। यहाँ पर जो धातु मेटल और नॉन मेटल होता है इनमें आयन होते हैं जिसलिए इसमें आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल आयनों के बीच होता है। तो अब आयनिक यौगिक के गुण देखते हैं। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, लेकिन ये शुष्क या ठोस रूप में विद्युत का संचालन नहीं कर सकते हैं। जब ये जलीय विलयन में होंगे तो ये विद्युत का संचालन करेंगे, जब शुष्क या ठोस रूप में होंगे तो विद्युत का संचालन नहीं कर पाएंगे। भौतिक प्रकृति, ये ठोस प्रकृति के होते हैं और बहुत कठोर भी होते हैं, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच आकर्षण बल प्रबल होता है। 3rd नंबर है इसका गुण, गलनांक और उबलना। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। 4 है, ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे पेट्रोल तेल आदि में नहीं घुलते हैं। ये क्या है? आयनिक यौगिकों के गुण हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, तन्यता एवं आघात वर्ध्यता को समझाइए। तन्यता, वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं तन्य कहलाती हैं तथा इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। तन्यता धातुओं का एक अन्य विशिष्ट गुणधर्म है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है, इसका उदाहरण है सोना। सोना जो होता है उसकी तन्यता बहुत अधिक होती है। आघात वर्ध्यता, धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतली चादर में परिवर्तित होने की क्षमता प्रदान करता है, आघात वर्ध्यता कहलाता है। आघात वर्ध्यता धातुओं का एक विशिष्ट भौतिक गुणधर्म है। सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघात वर्तनीय धातु हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये थे आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे के एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो इसी प्रकार आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर के दिए जाएंगे। ये चैप्टर 3 था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए, और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ। और टेलीग्राम पर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन आप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके फुल सोल्यूशन का PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, जहाँ पर आपको PDF प्राप्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।